अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नादिया सरवर। वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ ग्रुप थ्योरी। आज के इस लेक्चर में हम सिमेट्री एलिमेंट्स के लिए कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे कि उन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन पेपर में अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक मॉलिक्यूल आपके पास गिवन है, उसमें आपने फाइंड करना है कौन कौन से आपके पास सिमेट्री एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो आप किस तरह से क्विकली फाइंड कर सकें कि इसमें ये सिमेट्री एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस के एक्स वाई और जेड एक्सिस के बारे में हम पढ़ेंगे कि पॉइंट ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले आई थिंक सो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बेहद ज़रूरी है कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल आता है तो हम किस तरह से उसको अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट 4 लेक्चर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिटी को डिस्कस किया था। आइडेंटिटी में हमने कहा था कि हमने आइडेंटिटी में कुछ भी नहीं करना होता, वी हैव टू डू नथिंग विद आइडेंटिटी। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम आइडेंटिटी किसी मॉलिक्यूल पर अप्लाई करेंगे तो हम 360 का एंगल लगाएंगे और 360 के एंगल पर रोटेट करने के बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल आएगा वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा होगा, मींस इक्विवेलेंट कन्फिगरेशन होगी उसकी। हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी में हम कुछ भी नहीं करते, मॉलिक्यूल एज इट इज़ ही रहता है। तो मैंने ये भी कहा था कि आइडेंटिटी हर ऑब्जेक्ट हर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती है। सेकेंड नंबर पर हमने पढ़ा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री या रोटेशन के बारे में, जिसको हम CN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि हमने एक इमेजिनरी एक्सिस पास करवाना है मॉलिक्यूल के अंदर से सिमेट्रिकली, कि मॉलिक्यूल 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, जब वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा तो फिर हम उसके अंदर से रोटेशन करवाएंगे। और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम मिरर प्लेन भी कह सकते हैं और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है बिल्कुल एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह ही ऑपरेट होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि हम सिमेट्रिकली एक प्लेन पास करवाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर से कि मॉलिक्यूल जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट हो जाए। ठीक है, और जब वो बाइसेक्ट हो जाएगा तो वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट अपने मीन्स के एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा। एक साइड को हम कंसीडर कर लेंगे कि दिस वन इज़ अ ओरिजिनल, और सेकेंड साइड जो होगी उसको हम कहेंगे कि ये इसका मिरर इमेज है। तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज के तौर पर हमें नज़र आएंगे। और फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी कहते हैं और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ से तमाम ग्रुप्स 180 के एंगल से रिफ्लेक्शन शो करें और अपने आइडेंटिकल ग्रुप या एटम से जाके मीट करें, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे इन्वर्शन। और फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली 2 सिमेट्री एलिमेंट्स या सिमेट्री ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हम CN मींस के रोटेशन करवाते हैं और उसके परपेंडिकुलर में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन पास करवाते हैं। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि अगर आपने डायरेक्टली ये वाला लेक्चर ओपन किया है, ये वाली वीडियो आप देख रहे हैं, तो काइंडली आप पहली 4 वीडियोस को देखें। उनमें आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जिनको देखने के बाद आपके लिए पॉइंट ग्रुप थ्योरी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री की या एक्सिस ऑफ रोटेशन की, कि हम किस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू मॉलिक्यूल्स को अप्रोच करेंगे। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास जितने भी नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स आएंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स के साथ हम डील करेंगे, वहाँ पर हम ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे। मींस यहाँ पर हम एक्स एक्सिस जेड एक्सिस लेंगे, यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस होगा और यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस होगा। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने का मकसद ये है कि अगर हम बार बार अपना एक्सेस चेंज करते रहें तो हमारे लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने के चांसेस हैं। तो अगर हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं तो बेहतर हमारे लिए यही है कि आप अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर लें कि यहाँ पर आपने जेड एक्सिस लेना है या यहाँ पर आपने वाई एक्सिस। आप फिक्स कर लें जो भी आप एक्सिस जहाँ पर लेना चाहते हैं। आप पूरी ग्रुप थ्योरी में जितने या पॉइंट ग्रुप्स में जो भी हम फाइंड करेंगे, जिन भी मॉलिक्यूल के साथ डील करेंगे, आप वही एक्सिस रखें, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट बनाना बेहद। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हम रोटेशन करवाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस। रोटेशन का मतलब है एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और हम ले रहे हैं वाटर का मॉलिक्यूल, हम रोटेशन करवाएंगे अलोंग जेड एक्सिस। मींस कि अगर हम कहें कि C2 अलोंग एक्स एक्सिस तो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैंने यह जो मैंने कहा था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम इमेजिनरी एक्सिस पास करते हैं, वो मैंने पास किया है यहाँ से, ऑक्सीजन से, यहाँ से, ये हमारा एक्स एक्सिस था ना, मैंने यहाँ से इसको रोटेट किया 180 के एंगल से, क्योंकि C2 का केस जब आता है तो हम 180 का एंगल लगाते हैं। और एंगल किस तरह से निकालते हैं मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में समझाया है। काइंडली आप, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस, तो आप काइंडली वो देखें जाके, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एंगल निकालते हैं। तो मैं यहाँ से इसको रोटेट करवाऊँगी इस तरह से, तो क्या होगा कि जब हम एक्स एक्सिस पे रोटेशन करवाएंगे, C2 पास करवाएंगे, तो नीचे वाला जो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन ये यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पर अटैच था, वो यहाँ पर आ चुका है, नीचे आ गया, सही है। इस तरह से होगा 180 की रोटेशन होगी अलोंग एक्स एक्सिस। मीन्स के पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो इन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि ये अप डाउन रोटेशन है, क्योंकि पहले जो थे दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ थे, आफ्टर रोटेशन ये इन्वर्ट होके ऊपर की तरफ जा चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अप डाउन रोटेशन है हमारे पास। अप डाउन में वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जहाँ भी नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स पे हम डिस्कस करेंगे, जहाँ भी मैं अप डाउन का जिक्र करूँगी, वहाँ पे आपने समझना है कि हम एक्स एक्सिस पे रोटेशन करवा रहे थे 180 के एंगल से। मींस कि C2 पास करवा रहे थे एक्स एक्सिस से, तो वहाँ पर हमारे पास अप डाउन रोटेशन होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, तो यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन तो नहीं है ना, तो हम कहेंगे कि C2 अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक्स एक्सिस का केस तो हमारे पास कैंसिल हो गया, ऑप्शन चला गया कि यहाँ पर कोई रोटेशन होगी। अब हम देख लेते हैं अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग C2 कैसे पास होगा। जैसे कि आपको पता है कि जेड एक्सिस यहाँ पर मैंने कहा था कि हमारे पास होगा, और अब हम पास कर रहे हैं जेड एक्सिस इस तरह से कि ऑक्सीजन से पास होता हुआ दोनों हाइड्रोजन को इक्वली बाइसेक्ट कर दें। मीन्स कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इक्वली बाइसेक्ट हो चुका है। तो क्या होगा कि जब C2 अप्लाई होगा तो ये वाला हाइड्रोजन इसकी पोजीशन पर चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इसकी पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा। मीन्स कि ये इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन होगी। अगर हम यहाँ पर 1 2 कर दें तो 1 2 कर दिया हमने ये, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये 1 2 इसलिए मैंने किया कि ताकि आप समझ सकें कि C2 अलोंग जेड एक्सिस किस तरह से पास हो रहा है मॉलिक्यूल से। तो हम कह सकते हैं इस रोटेशन को कि ये लेफ़्ट राइट रोटेशन है। मींस कि जब भी जेड एक्सिस पे हम C2 पास करवाएंगे तो वहाँ पर लेफ़्ट वाले ऑब्जेक्ट्स जो होंगे या लेफ़्ट वाले ग्रुप्स जो होंगे वो राइट पर चले जाएंगे, राइट वाले लेफ़्ट पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अलोंग जेड एक्सिस C2 वाटर में मौजूद है। अब हम बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। हमें पता है कि एक्स वाई और जेड जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर किस तरह से होते हैं? अगर आप अपनी फिंगर यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर, ठीक है, ये ज़ीरो वाले पॉइंट पर, तो आपकी फिंगर की डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, ठीक है। मीन्स कि आपकी तरफ है। तो यहाँ से अगर आप देखें एक्स वाई और जेड, इनके दरमियान में एंगल 90 का आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैं आपको 3 डायमेंशनली नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको एक एनालॉजी दे रही हूँ कि अगर आप यहाँ पर अपना कोई पेन या पेंसिल या अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपनी यहाँ पर फिंगर रखें इस पॉइंट पर, तो आप इसकी फिंगर की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी, तो इनके दरमियान में 90 का एंगल होगा और हमें इससे पता चलेगा कि ये तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और जब हम वाई एक्सिस पे रोटेशन करवाते हैं, C2 पास करवाएंगे तो हम रोटेशन करवाएंगे डायगनली। मींस पूरा मॉलिक्यूल जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम डायगनली करवाएंगे, डायगनली का मतलब है कि यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन है, लेट्स सपोज हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेम डायरेक्शन में 180 की डायरेक्शन में देखेंगे कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जब कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं कि C2 अलोंग वाई एक्सिस मौजूद नहीं है। तो हम एज अ रिज़ल्ट कहेंगे कि वाटर के केस में C2 अलोंग जेड एक्सिस ही मौजूद होता है, बाकी एक्स और वाई एक्सिस पर मौजूद नहीं होता।
अब हम बात करते हैं इथीन मॉलिक्यूल की कि इथीन मॉलिक्यूल किस तरह से रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करता है। अब पहले हम बात करेंगे एक्स एक्सिस पे। जैसे कि मैंने कहा था जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उनमें हम सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, ये जेड और ये एक्स, ये वाई एक्सिस। हमने सबसे पहले बात की है C2 अलोंग जेड एक्स एक्सिस, ठीक है। जब हमने एक्स एक्सिस पे यहाँ से रोटेट करवाया है इसको, तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्रुप्स अटैच हैं नीचे वाले H11 और H21, ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। जब हमने 180 की रोटेशन करवाई, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब 180 की रोटेशन होगी तो नीचे अप वाली चीज़ जो मीन्स के ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, बैक वाली फ्रंट पे आ जाएगी, लेफ़्ट वाली राइट पर चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, नीचे वाली ऊपर जा चुकी है और इसी तरह से ऊपर वाले दोनों ग्रुप्स जो होंगे वो नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन्स के साथ हमने नंबरिंग इसलिए की है कि हम समझ सकें कि इथीन के मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस किस तरह से पास हो रहा है, इसलिए हमने नंबर्स लगाए हैं। अदरवाइज़ हाइड्रोजन एटम सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स की कन्फिग्रेशन को हम कहेंगे कि दिस इज़ अ इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन। सो C2 एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस इथीन के मॉलिक्यूल में मौजूद है, प्रेजेंट है। जब हम बात करेंगे इथीन में जेड एक्सिस की, C2 अलोंग जेड एक्सिस मीन्स के यहाँ से हमने अपना प्रिंसिपल एक्सिस लिया, मीन्स के C2, यहाँ से हमने इस तरह से इसको रोटेट किया। तो ये वाले दोनों ग्रुप्स जो होंगे, मैंने क्या कहा था आपको पिछली स्लाइड्स में, पिछली एग्जांपल में, कि जब मैं जेड एक्सिस की बात करूँगी तो लेफ़्ट वाली चीज़ राइट पर चली जाएगी और राइट वाली चीज़ लेफ़्ट पर आ जाएगी, ठीक है। जब मैंने यहाँ से इसका प्रिंसिपल एक्सिस लिया है तो इसने इक्वली इसको डिवाइड कर दिया 2 हाफ में। तो ये वाली चीज़ जो है इस वाली साइड की, ये वाली ये चली गई है इस तरफ और ये वाली जो है आ गई है इस तरफ। मीन्स के लेफ़्ट जो है राइट में कन्वर्ट हो गई है, राइट जो है लेफ़्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो ये दोनों कन्फिग्रेशंस भी आपस में इक्विवेलेंट हैं क्योंकि हाइड्रोजन सेम एटम अटैच है। नंबर सिर्फ हमने इसलिए लगाया है ताकि हम समझ सकें कि किस तरह जेड एक्सिस के अलोंग C2 पास हो रहा है इस मॉलिक्यूल में। मीन्स के C2 अलोंग जेड एक्सिस इथीन के केस में मौजूद है, प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम अलोंग वाई एक्सिस बात करें इथीन के मॉलिक्यूल में, तो आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने सेंटर से लेना है वाई एक्सिस। मीन आप यहाँ पे अपनी फिंगर रखोगे तो क्या होगा, ये ऐसे लगेगा कि परपेंडिकुलर है, एक्स वाई और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। और जब हमने वाई एक्सिस पे रोटेशन करवानी है, मैंने आपको कहा था हम डायगनली करवाएंगे, इस तरह से रोटेट करवाएंगे मॉलिक्यूल को। जब इस तरह से करवाएंगे तो हमने देखना है कि ये वाले हाइड्रोजन के सामने सेम ग्रुप अटैच है और ये वाले हाइड्रोजन के सामने सेम ग्रुप अटैच है। अगर तो सेम ग्रुप अटैच है तो दोनों आपस में अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेंगे। किस तरह से इंटरचेंज करेंगे, ये देखें, ये दोनों ने आपस में इंटरचेंज किया है और ये दोनों ने आपस में इंटरचेंज किए और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ने आपस में इंटरचेंज किया है। आप देख लें कि यहाँ पर पहले कार्बन नंबर 1 था, अब यहाँ पर कार्बन नंबर 2 है। इसी तरह से यहाँ पहले वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर कार्बन नंबर 2 सेकंड नंबर पर था और यहाँ सेकंड स्ट्रक्चर में फर्स्ट नंबर पर है। मीन्स के दोनों ने अपनी पोजीशंस को चेंज कर लिया है आपस में, ठीक है। और इसी तरह से इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की हैं, इस यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इन दोनों ने पोजीशन चेंज की हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी ये दोनों कन्फिग्रेशंस भी आपस में सेम है क्योंकि कार्बन्स के साथ चारों जो ग्रुप्स अटैच हैं वो सेम हैं और वहाँ पर रोटेशन जब हम करवाते हैं तो हमें इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि C2 अलोंग वाई एक्सिस इन इथीन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम अब एज अ रिज़ल्ट बात कर सकते हैं कि C2 अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मौजूद है। तो हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा एक्सिस मौजूद हों तो हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं। हम लेते हैं
हम दो कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं कि हम लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस और सेकेंडरी एक्सिस। इन दोनों एक्सिस के दरमियान में हमने डिस्टिंग्विश इस तरह से करना था कि जिस एक्सिस का ऑर्डर ज़्यादा होगा हमने उसको कंसीडर करना था प्रिंसिपल एक्सिस, और जिसका ऑर्डर कम होना था उसको हमने डिस्कस करना था सेकेंडरी एक्सिस के तौर पे। तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं इथीन के मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर ऑर्डर सबका सेम है, मींस के एक्स वाई और जेड एक्सिस में C2 के ऑर्डर से हमारे पास एक्सिस मौजूद है, एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो हम क्या ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम किसी को भी सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पर हमने सपोज़ कर लिया कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है C2 अलोंग जेड एक्सिस है। तो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए कि जितना हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसके लिए, या तो उतने ही उसके अंदर C2 मौजूद होंगे या फिर उसके अंदर कोई भी C2 नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह से हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी पढ़ा था कि और वाटर के इथीन के मॉलिक्यूल को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हमने कहा कि इसके अंदर या तो दो C2 होंगे या फिर कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा दो C2 और भी मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल एक्सिस जो थे हमारे पास 3 थे अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो दो C2 कौन कौन से हैं, एक तो अलोंग द जेड एक्सिस मौजूद है, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड सिमेट्री एलिमेंट की, जो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री के नाम से जाना जाता है, या हम इसको मिरर प्लेन भी कह सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो हमने कहा था कि इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह ही ऑपरेट करते हैं, बट इसमें हम इमेजिनरी एक्सिस की जगह प्लेन यूज़ करेंगे। प्लेन की शेप इस तरह से होती है, और जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री में प्लेन को अंडरस्टैंड करना चाहें थ्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमें एक की बजाय दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ये दो एक्सिस की मदद से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज वी हैव अ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के केस में मैंने जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि हमने वाटर मॉलिक्यूल के केस में ऐसे एक एक्सिस पास करवाना है कि वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, मींस के तीनों एटम्स को कट करता हुआ जाए दरमियान से। सपोज़ मैं आपको एनोलॉजी एक देती हूँ कि आपके दोनों हाथ आपने जोड़े हुए हैं और ये दोनों हाथ आपका वाटर मॉलिक्यूल है, तो हमने इसके अंदर से एक ऐसे प्लेन पास करवाना है कि ये दोनों हाथ सेपरेट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं दो इक्वल हाफ में। जब आप इसको इन दोनों हाथों को कट करेंगे तो दोनों हाथ अलग अलग हो जाएंगे ना, इसी तरह से हमने दो इक्वल हाफ में वाटर मॉलिक्यूल को कट करना है। जब इस तरह से हम इसको कट करेंगे तो क्या होगा, एक तो इसके अंदर एक्स एक्सिस कट होगा, दूसरा इसके अंदर जेड एक्सिस भी दो इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि सिग्मा अलोंग एक्स एंड जेड एक्सिस प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल में। तो हमने यहाँ पर एक्स और जेड का जिक्र किया है, जबकि हमने वाई को डिस्कस नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था कि ये ज़ीरो वाला पॉइंट जो है यहाँ पर आप अपनी फिंगर रखो, तो जो डायरेक्शन आपकी फिंगर की है वही डायरेक्शन यहाँ पर वाई की है। बेसिकली यहाँ पर वाई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मींस के ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब हम इसको यहाँ से प्लेन जो है हमने इस तरह से पास करना है कि ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, तो वाई एक्सिस जो होगा वो तो ऊपर रह जाएगा, वो कट नहीं होगा। सो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर सिग्मा एक्स जेड मौजूद है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि हमने प्लेन पास करवाया है वाटर मॉलिक्यूल के सेंटर से, दोनों हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के सेंटर से, मींस कि ऑक्सीजन भी आधा इधर रह गया है और आधा एक हाइड्रोजन भी इधर रह गया, इसी तरह से आधा ऑक्सीजन इधर है और एक हाइड्रोजन एटम भी इधर है, मींस के दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन से एक्सिस होंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि सेंटर वाले पॉइंट पर हमारे पास वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस कट होता हुआ जाएगा और एक्स एक्सिस को भी अपने साथ कट करेगा दो इक्वल हाफ्स में, आधा मॉलिक्यूल इधर होगा और आधा मॉलिक्यूल इधर होगा। सो हम कह सकते हैं कि जब हम सेंटर से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास सिग्मा वाई जेड मौजूद होगा वाटर मॉलिक्यूल के अंदर,
ये था हमारा प्लेन ऑफ। तो अब हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की या सेंटर ऑफ इन्वर्शन की, जिसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे तमाम ग्रुप्स या एटम 180 के एंगल से रिफ्लेक्ट होके सेम या आइडेंटिकल ग्रुप्स अपने ही सेम एटम या अपने ही आइडेंटिकल ग्रुप से मिल रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ इन्वर्शन मौजूद है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एग्जांपल को। तो हम ले रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की एग्जांपल। यहाँ पे मॉलिक्यूल को देख के हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर C2 पहले तो मौजूद है, फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम ले रहे हैं सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, मीन सेंटर ऑफ इन्वर्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो हम इस पॉइंट के दोनों तरफ देखें तो ये ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इन्वर्शन भी मौजूद है। तो अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये हमारा सेंट्रल पॉइंट था, हमने इस तरफ देखा हाइड्रोजन मौजूद है, हम 180 के एंगल से रिफ्लेक्शन हुई, और हमने दूसरी तरफ देखा यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड इन्वर्शन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें पता है कि SN जो होता है ये दो एलिमेंट्स या दो सिमेट्री ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें सबसे पहले हम CN लगाते हैं और इसके परपेंडिकुलर में हम रिफ्लेक्शन मींस के सिग्मा पास कराते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, जिसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। और SN जो है दो सिमेट्री एलिमेंट्स या ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम SN पहले अप्लाई करते हैं, फिर उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम करेंगे सिग्मा या प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसकी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास SN है। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री के केस में ट्रिक्स बताई थी कुछ पिछले लेक्चर्स में, जिसमें मैंने कहा था कि जितना हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑर्डर होगा तो उसके नतीजे में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, या तो उतने नंबर ऑफ C2 हमारे पास मौजूद होंगे या फिर कोई भी C2 मौजूद नहीं होगा, जैसे कि और उसी तरह से मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री की भी आपको ट्रिक्स बताई थी कि जितना प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर होगा उतने ही सिग्मा V मौजूद होंगे या फिर इसके अंदर कोई भी सिग्मा V मौजूद नहीं होगा। तो हमें पता है कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन किसका कॉम्बिनेशन है CN मीन्स के एक्सिस ऑफ सिमेट्री का और सिग्मा H मीन्स के प्लेन ऑफ सिमेट्री का। हम डिस्कस कर लेते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। लेट्स सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 4 फोल्ड ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है, मींस S4 मौजूद है। तो उसके अंदर डेफिनेटली उसके अंदर S4 अलोंग Z एक्सिस मौजूद होगा। तो हम क्या करेंगे, Z एक्सिस क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में हम प्लेन पास करवाएंगे, मीन सिग्मा पास करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर मैं कहती हूँ कि एक मॉलिक्यूल में S4 मौजूद है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उसके अंदर लाजमी S4 मौजूद हो। सम टाइम ऐसे केसेस भी होते हैं कि जहाँ पर S4 तो मौजूद होता है लेकिन C4 मौजूद नहीं होता। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन की, CH4 की, यहाँ पर C4 एब्सेंट है बट S4 मौजूद है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कब S4 लेना है और कब हमने S2 लेना है? तो इसके लिए एक ट्रिक है आपके पास कि किसी मॉलिक्यूल में, लेट्स सपोज किसी भी मॉलिक्यूल में आपके पास S2 है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है S2, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। या उसके अंदर कोई भी SN मीन्स के इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन एक भी मौजूद नहीं होगा, या फिर उसके अंदर 2 S2 मौजूद होंगे, ठीक है, मतलब 2 एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद होंगे, या फिर उसके अंदर S4 मौजूद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर S2 और S4 के केस में भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि अगर सिग्मा H मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है तो वो श्योरली S2 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, और अगर सिग्मा H एब्सेंट है तो वो फिर S4 होगा, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी एग्जाम्पल के थ्रू।
हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ जेड एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इसके वाटर मॉलिक्यूल में आपको पता है कि C2 एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल में चूँकि हम यहाँ से प्लेन पास, जैसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करते हैं, हमने यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास किया एक, और एक हमने किया था यहाँ से, तो ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हैं। तो इसके अंदर सिग्मा H एब्सेंट है, ठीक है, ये सिग्मा H एब्सेंट हुआ। तो इसके अंदर फिर जब सिग्मा H एब्सेंट है तो हमारे पास S2 भी एब्सेंट होगा, क्योंकि हमने कहा था कि जितना प्रिंसिपल एक्सिस होगा या तो उसके लिए तीन हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थी, या ज़ीरो S2 होगा या उतना ही S2 होगा जितना हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है। मीन्स C2 है तो S2 होगा या फिर S4 होगा। तो मीन्स कि हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी जो थी ये तो कैंसिल हो गई है, मीन्स कि S2 यहाँ पर नहीं है। तो हमारे पास बाकी क्या पॉसिबिलिटीज़ बची हैं? अब हमारे पास पॉसिबिलिटी बची है या तो इसके अंदर 0SN है या फिर इसके अंदर S4 मौजूद है। तो हम देख लेते हैं कि S4 का केस, कि अगर हम S4 की बात करें तो हम कहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल पे हम 90 की रोटेशन करवाएंगे। मींस के S4 है तो डेफिनेटली वी हैव टू अप्लाई C4, ठीक है। जब C4 अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको एंगल निकालना सिखाया था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि C4 मींस के जितना भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ एक्सिस है वहाँ से हमने थीटा की वैल्यू या एंगल की वैल्यू कैसे निकालनी है जिस पे हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं। तो हम चूँकि पहले पीछे से पढ़ चुके हैं, सो हमें पता है डायरेक्टली कि C4 जब आएगा तो हम 90 की रोटेशन करवाएंगे। और वाटर के मॉलिक्यूल में जब हम 90 की रोटेशन करवाते हैं तो वाटर के यहाँ पे एक हाइड्रोजन है लेफ़्ट पे और एक राइट पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन पीछे चला जाएगा और एक आगे आ जाएगा। मींस के ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही आफ्टर द रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आ ही नहीं रही C4 अप्लाई करने के बाद, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर S4 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसके अंदर एग्जिस्ट क्या कर रहा है, इसके अंदर 0S4 है, इसके अंदर कोई भी S4 नहीं है वाटर मॉलिक्यूल के केस में, ठीक है। ये तो हो गया आपका वाटर का। तो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। बेंजीन मॉलिक्यूल की सूरत में बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इस मॉलिक्यूल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत तफसील से प्रिंसिपल एक्सिस सेलेक्ट किया था कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये इस तरह से होता है परपेंडिकुलर में ऊपर की तरफ। मींस के मिड में आप अपनी फिंगर रखोगे और फिंगर को रोटेट करोगे तो 6 एटम्स जो हैं वो रोटेट होंगे, जिसके नतीजे में हमने कहा था कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस 6 है। सो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट की, कि एक्सिस यहाँ पे किस तरह से होंगे। ये डायरेक्शन में होगा Z एक्सिस, ये डायरेक्शन में होगा X एक्सिस, और इस डायरेक्शन में इसका Y एक्सिस होगा। जैसे कि आपको पहली स्लाइड से मैं बता चुकी हूँ कि हम सारे मॉलिक्यूल्स जितने भी हम डिस्कस करेंगे उस पर हम यही वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। तो हमारे पास जितना प्रिंसिपल एक्सिस होता है उस हिसाब से हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। कि जैसे हमारे पास बेंजीन के केस में C6 हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इसमें 0SN मौजूद हो, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के इक्वल ही इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन मौजूद हो, जैसे कि C6 तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी C6 हो, या फिर डबल हो। डबल मतलब S12 हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे S6 और S12 को कि किस तरह से ये पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन हैं। तो जब हमने बेंजीन के मॉलिक्यूल से अपना पास किया है प्लेन ऑफ सिमेट्री पास किया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा H हमने जब पास किया परपेंडिकुलर के SN के एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर में जब हमने सिग्मा पास किया, मींस के सिग्मा H, तो हमने इस तरह से पास किया है कि 2 इक्वल बेंजीन मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट हो जाए, बाइसेक्ट हो जाए, मींस के डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने आपको एनालॉजी दी थी कि आप अपने दोनों हैंड्स को जोड़ें, दोनों हैंड्स को जोड़ने के बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ऐसी कोई भी चीज़ पास करें कि ये दोनों हाथ अलग अलग हो जाएं, तो ये दोनों हाथ जो हैं वो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हो गए, मींस के 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गए। इसी तरह से हम बेंजीन को अलग अलग
दो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर लेंगे, सिग्मा एच पास करके। सिग्मा एच जो है हम पास कर रहे हैं यहाँ से पूरे मॉलिक्यूल से, मींस कि एक्स और जेड से, ठीक है। जब हम एक्स और जेड से पास करते हैं तो ये दो डिफरेंट दो मींस के टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एस एक्स जेड जो है यहाँ पर बेंजीन के केस में मौजूद है, ठीक है। मींस के एस इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग एक्स जेड मौजूद है। तो जब एक्स सिग्मा एच हमारे पास प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल में उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उतना ही इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जितनी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर होता है। जैसे कि C6 यहाँ पर था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसी तरह से इसके अंदर भी S6 मौजूद है, क्योंकि सिग्मा एच यहाँ पर पाया जा रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और अब यहाँ पर जबकि हम S12 की बात करें तो S12 एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि इसके अंदर सिग्मा एच एब्सेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूल। बेंजीन के मॉलिक्यूल से हमने फाइनली ये सोल्यूशन निकाला है कि बेंजीन के मॉलिक्यूल में S6 अलोंग XZ पाया जा रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पॉइंट ग्रुप वाले लेक्चर तक पहुंचने से पहले आप लोग इन तमाम लेक्चर्स को, मींस के 5 लेक्चर्स को आप एक जगह पर नोट कर लें और इन ट्रिक्स को आप ज़रूर अपने माइंड में रखें, ताकि जब हम पॉइंट ग्रुप को डिस्कस करें तो आपके लिए आसानी हो, आप क्विकली फाइंड कर सकें कि कौन से मॉलिक्यूल में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द पॉइंट ग्रुप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी विथ मी, कीप वॉचिंग।